हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इंतजार हुआ खत्म और मैं सिद्धेश्वर कोंगे एग्रीकल्चर वाला पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी दोस्तों को, सभी एग्रीकॉस को आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए अभी से शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ उम्मीद लेके, कुछ आशाएं लेके, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा इस हिसाब से आप इस प्लेटफॉर्म को देखते हो, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर वाला की पूरी ये जो टीम है ये इन्हीं चीजों में जुटी रहती है। इसी का एक पार्ट जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे बैंक में जॉब चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत अलग अलग सवाल होते हैं कि सर मुझे एग्रीकल्चर वाला पे, इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें मिलेगी। सेकंड थिंग, मुझे अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का प्रिपरेशन करना है तो मेरा ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर है, चलेगा? फूड टेक्नोलॉजी है, चलेगा? मेरा एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया है। सो एम आई एलिजिबल फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर? इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं? सर मेरा ग्रेजुएशन जो 2 साल पहले खत्म हो चुका है तो मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं? सर मेरा ग्रेजुएशन इस साल अभी खत्म हो रहा है तो मैंने प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए? सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की ये एग्जाम कवर कर सकता हूं, पास हो सकता हूं, ऑफिसर बन सकता हूं? तो ऑब्वियसली इसके बारे में देखेंगे। सर मैंने बहुत बार सुना है कि जनरली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी जो वो डिक्रीज हो रही है। लास्ट टाइम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी सर बहुत कम आई थी, क्या ये सच है या फिर कुछ और बात है? तो ये सारी चीजें सर मुझे प्रिपरेशन करना है तो मैं अब स्टार्ट कैसे करूं? सर इसका पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट की जाती है, बैंक में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जीरो से कंप्लीट हीरो तक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली आज की ये वीडियो है। बच्चा, आप अगर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चलते हैं आगे, देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के इस होने वाले एग्जाम के लिए मुझे इस साल प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं प्रिपरेशन कोई और ही चीज की कर रहा हूं और एग्जाम में पूछा कुछ और ही जा रहा है, ऐसे भी अगर हमारे साथ होता है तो मैं पिछले 12 साल 13 साल से इन सारी चीजों को बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इस सारे एक्सपीरियंस से आपके सामने आज का वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मेरा नाम है सिद्धेश्वर कोंगे, एक्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया। 2 साल बैंक ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम करने के बाद पिछले 2015 से बच्चों को एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की इस एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूं और अभी एग्रीकल्चर वाला के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मैं तैयारी करवाने जा रहा हूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हम लोग कोई प्लेटफॉर्म ना बोल के या फिर प्लेटफॉर्म ना देख के एक इमोशंस की तरह पूरे इंडिया के बच्चे एग्रीकल्चर वाला को इस वक्त देख रहे हैं और बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को कुछ नया मिलेगा। तो डेफिनेटली जिस दिन मेरा लॉन्चिंग था मैंने उस दिन ही बोला था कि ये नया इंडिया है, ये नया इंडिया का नया एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी और तैयारी भी बहुत उसी तरीके से करेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करके अपनी पोस्ट घर भी लेके जाएगा। एंड दैट विल बी माय चैलेंज। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आ रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में कंप्लीट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। द रीजन कि आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस, अब तक आने वाले सारे सवाल, बहुत सारे सवाल आपके जो मतलब दिमाग में है, बहुत सारे सवाल आप उनके बारे में सोच रहे हो लेकिन उस सारी चीजों के आंसर्स अब तक आपको नहीं मिले, उन सारी चीजों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रिपरेशन करना है, कौन से सब्जेक्ट के सवाल कहां से पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ कौन से मुझे बुक्स भी पढ़ने चाहिए या फिर कौन से तरीकों से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मेरे को लेना है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी चाहिए। सर एएफओ अगर मैं बन जाता हूं तो उसकी सैलरी भी कैसी होती है, उसके पर्क्स कैसे होते हैं, इन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग आज इसका जो प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी है वो स्टार्ट करने वाले। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आज हम लोग देखेंगे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मैं एएफओ बन सकता हूं, बट इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन क्यों किया यहां से, राइट?
सो आप सच में एक बात मेरे को बताना कि आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन जो है वो अपने चॉइस से किया है या फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन किया है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो सेकंड होगा, क्योंकि बच्चों हम लोगों को ना बचपन में कभी टीचर्स ने पूछा ना कि बेटा आपको क्या बनना है, तो हम लोगों ने ऐसे हाथ खड़ा करके कभी नहीं बोला था कि सर मुझे एएफओ बनना है या फिर मुझे एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करना है। हम लोग यूजुअली क्या करते थे ना कि हाँ सर मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, मुझे ना सर स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है। किसी ने भी ये नहीं बोला था कि हम लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बनना है या फिर मुझे बैंकर बनना है या फिर एएफओ बनना है। सो वी आर कंप्लीटली एक्सीडेंटल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, आप मानो ना मानो बट ये सही जवाब है कि वी आर कंप्लीटली एक्सीडेंटल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, राइट। बट अगर हम लोग अभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स बन गए तो इसके यहां से आने वाले कौन से एग्जाम है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है दैट इज द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एग्जाम ये हमारे लिए एग्जाम नहीं, दैट इज द इमोशन, राइट। क्योंकि ये एग्जाम ऐसी एग्जाम है कि सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस एग्जाम के बारे में हम सभी लोगों को कॉन्फिडेंस है कि सर यस ये एग्जाम तो हम कर ही लेंगे, राइट। सो इसीलिए एएफओ इज नॉट ए एग्जाम, इट इज एन इमोशन। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं हम लोगों ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन क्यों किया, क्योंकि किसी का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन किया, किसी का कहीं और जगह पे सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन किया, किसी ने बोला था कि सर एग्रीकल्चर करने के बाद ना बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसलिए मैंने एग्रीकल्चर किया। सो दैट इज अ रियलिटी, राइट। या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था इसलिए एग्रीकल्चर किया। एंड द लास्ट थिंग इज दैट, देखिए बच्चों मैं जो कुछ बोल रहा हूं ना वह रियलिटी पे बोल रहा हूं, है ना। सो द लास्ट थिंग इज दैट कि सर कोई और ने भी एग्रीकल्चर किया था इसलिए मैं भी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन ले चुका हूं सर, राइट। सो ये सारी चीजें। बट जब हम लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन करते हैं टू लास्ट ईयर जब हम लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो क्या सच में हम लोगों ने उस डेडिकेशन से उस हिसाब से हम लोगों ने अभी तक एग्रीकल्चर पढ़ा है? बराबर मैंने लॉन्चिंग के दिन भी बोला था कि सर हम लोगों ने एग्रीकल्चर इस तरीके से पढ़ा है कि बेटा सवाल सर आप कोई भी पूछ लो जवाब तो मैं वही दूंगा जिसका आंसर मुझे पता है, राइट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल एंड क्लाइमेट, मैंने उस दिन भी बोला था कि सर आप सवाल कोई भी पूछो कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल एंड क्लाइमेट, हम आगे देखते भी नहीं कि कौन सा क्रॉप है वहां पे, हम लोग बस लिखना शुरू कर देते हैं कि यस द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन वेल फर्टाइल हैविंग पीएच 6.5 to 7.5। अरे भैया वो वहां पे क्रॉप जो है ना वो राइस है, नहीं ऐसे ही होगा। इट विल रिक्वायर टेम्परेचर रेंज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया वो व्हीट है वो एप्पल है ना, मेरे हमारे यहां पे तो ऐसे ही होता है। आपको अगर जवाब गलत लग रहा है ना तो आप गलत दे दीजिए, लेकिन मैं जवाब वही लिखूंगा जो मुझे आता है, आप चाहे सवाल कोई भी पूछ लो। इस हिसाब से हम लोगों ने धीरे धीरे से एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट की। बट आफ्टर जैसे हम लोग डिग्री कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, थर्ड ईयर में गए, फोर्थ ईयर में गए या फिर डिग्री हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तब हमारे दिमाग में आया कि एग्रीकल्चर अभी पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम में सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरीके का सिलेबस होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको भी बताऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, अभी तक हम लोगों ने ना मैथ्स कभी भी पढ़ा नहीं था, इसलिए मैथ्स का बहुत डर हमारे दिल में बैठा है। तो हर बच्चा जो कोई भी बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए, एएफओ की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि सर मुझे मैथ्स तो आता ही नहीं, मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन इसीलिए लिया था क्योंकि सर मुझे ना मैथ्स की जरूरत ना पड़े या फिर मुझे मैथ्स का डर लगता है ना, तो इसलिए मैंने सर एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था। लेकिन यहां पे तो मैथ्स आ रहा है। लेकिन बच्चा एक बात सुन लो, आप जो मैथ्स आप सोच रहे दिमाग में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लाइक दैट, वो मैथ्स जो है, वो सवाल जो है, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो सवाल है ना, वो यहां पे नहीं पूछे जाते, ज्यादातर नहीं ही पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जैसा सवाल या फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद सर एग्रीकल्चर है। इंग्लिश में तो हम लोगों ने अभी तक कि सर इंग्लिश के बारे में आप इंग्लिश के बारे में ना ही बात करें तो ही अच्छा है, मतलब आप ना बोले और हम ना सुने, या फिर हम लोगों ने बोलना ही नहीं चाहिए इंग्लिश में और आपने सुनना भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने आज तक इंग्लिश इस तरीके से उसका कट ऑफ सर 2016 तक पूरे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने 2016 तक इंग्लिश का कट ऑफ 1 मार्क का अभी तक आया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ और बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे थे। इंग्लिश के बारे में मुझे डर लगता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्रीकल्चर के बारे में तो सर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, लेकिन उसके बारे में मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरा यह कहना है कि आपने प्रिपरेशन करते टाइम में एएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कि कल पीडब्ल्यू ने, एग्रीकल्चर वाला ने ना कल महापैक भी लॉन्च किया था, उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि आप प्रिपेयर फॉर द सिलेबस एंड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन। आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो ये सिलेबस को प्रिपेयर करो, उसके बेसिस पे आप मल्टीपल एग्जामिनेशन देने चाहिए। आपकी गलती वहीं पे होती है कि सर मैं एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एएफओ को ही टारगेट करूंगा, नॉट लाइक दैट।
लास्ट टाइम जो बच्चों ने गलती की वो आपको करनी नहीं है। बच्चे सिर्फ एएफओ को टारगेट करते हैं और प्री का कट ऑफ बहुत बढ़ जाता है, फिर प्री ही नहीं निकलती बाद में मेंस के लिए। सर मेरी मेंस की पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी लेकिन प्री ही मेरी सर नहीं निकल पाई है, फिर मैंने क्या करना चाहिए? सो प्रिपेयर फॉर द सिलेबस एंड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको वीडियो के अंत तक जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं। सर वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन आपकी जिंदगी, देखिए सर ये वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो है लेकिन आपके लिए जिंदगी की या फिर सक्सेस होने की ये चाबी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और लाइक करना तो डेफिनेटली ना भूले। सर एक बात मुझे समझ में आ रही है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है। बस इसके बेसिस पे मुझे एग्जाम कौन सी मैं दे सकता हूं। अभी पहले फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे एएफओ के बारे में, उसके बाद इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग और कौन सी एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट प्रिपेयर फॉर द सिलेबस एंड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन ओनली। ये दिमाग में फिट करना है कि हम लोगों को हमारे परफेक्शन और 100% की तरफ ही जाना है। अच्छा सर मुझे एक बार ये बता दीजिए ना सर कि बैंक की या फिर एएफओ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। चलो, एक तो सिलेबस हम लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर। ये 4 सब्जेक्ट तो हम लोगों को पढ़ने हैं। अब बैंक की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी होती है ये भी मैं बताता हूं आपको। बैंक में रिक्रूटमेंट 2 पोस्ट के लिए होती है, एक ऑफिसर के लिए एंड दूसरी होती है वो असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए। अब ऑफिसर के लिए प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू ये होता है, और क्लरिकल में प्री और मेंस यही होता है। लेकिन हम लोगों को प्रिपेयर करना है, टारगेट वो है ऑफिसर। फिर ऑफिसर में 2 पोस्ट होती है जनरली बैंक में, एक जीबीओ मतलब जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड सेकंड पोस्ट होती है वो होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसका सिलेक्शन भी प्री, मेंस और इंटरव्यू इस तरीके से होता है, और जिसमें एग्रीकल्चर नहीं पूछा जाता लेकिन उसमें क्वांट, एलआर, इंग्लिश, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस इसके बारे में पूछा जाता है। बट जैसे ही बात आती है कि सर बैंक को भी कुछ स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत लगती है। देखो बच्चा, हम लोग जब बीमार होते हैं ना तब हम जनरल फिजिशियन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अगर मुझे यह पता है कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम है तो मैं किडनी वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। वैसे ही बैंक में जनरल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जीबीओ मतलब जनरल बैंकिंग ऑफिसर होता है, बट बैंक जो सिलेक्शन करती है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी सिलेक्शन करती है। जैसे बैंक को आईटी के लोगों की जरूरत होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, लॉ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एचआर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और बैंक को एग्रीकल्चर के लिए लोन देना है इसलिए एग्रीकल्चर का नॉलेज होने वाला बंदा यहां पे चाहिए, इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। सो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ये बैंक में जब रिक्रूट होते हैं तो वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर करके वहां पे रिक्रूट होते हैं, इसीलिए आईबीपीएस एएफओ या फिर आईबीपीएस एसओ, एएफओ के पोस्ट को एसओ भी कहा जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, हम लोगों को यही रखना है कि सर हमें एएफओ की तैयारी करनी है तो या हम लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा, इस पैटर्न में हम लोगों को जाना पड़ेगा, राइट। सर ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन अभी एएफओ का जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले एएफओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट प्री एग्जामिनेशन, जिसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं 3 चीजों के ऊपर, फर्स्ट क्वांट, सेकंड एलआर एंड थर्ड दैट इज इंग्लिश। ये 3 ही सब्जेक्ट आपको प्री में रहते हैं। सेकंड आता है मेंस, मेंस में आपको पूछा जाएगा एग्रीकल्चर। सर कितने सवाल, कितना टाइम, अगले स्लाइड पे बात करेंगे। उसके बाद में आपका होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू खत्म होने के बाद ही आपका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है 1 अप्रैल। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिर्फ कोविड में ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ था, बाकी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट जो है एएफओ का डिक्लेयर होता है। सर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बैंक की तरफ से आपको एक मेल आएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एंड उसके बाद होता है फाइनल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ यहीं पे सीमित नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एंड आफ्टर दैट ये एक फाइनल सिलेक्शन। जब बैंक आपको ऑफर लेटर देता है तो वो यहां पे देता है, सो दैट इज विल बी द फाइनल सिलेक्शन। ये प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, बैंक की या फिर एएफओ की फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से होती है। सर ये तो समझ में आ गया, अब ये भी बता दीजिए कि प्री एग्जाम में कैसे सिलेबस रहता है, मेंस एग्जाम में कैसे रहता है। देखो बच्चों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो इस हिसाब से बना रहा हूं कि आपको एएफओ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, राइट। क्योंकि जो नए बच्चे अभी ग्रेजुएशन खत्म कर रहे हैं उनको तो एएफओ के बारे में सिर्फ सुना है, पता कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन बच्चों के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ न्यू इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि सर व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, की एएफओ का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। हम लोगों ने देखा कि एएफओ की प्री, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। सो प्री में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। सो रीजनिंग पूछा जाते हैं 50 सवाल, मार्क्स होते हैं 50 एंड टाइम ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज
नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स 25। देखिए बेटा यहां पे चेंज है, मार्क्स 25 एंड ड्यूरेशन अगेन 40 मिनट्स। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन 50, मार्क्स भी 50 एंड ड्यूरेशन 40 मिनट्स। सो ऐसे 2 आवर्स का या फिर 2 घंटे का अपना प्री का एग्जाम होता है ना। और द थिंग इज दैट कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ सवाल जो पूछे जाते हैं वो होते हैं 150 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 125। अब इसमें रहती है निगेटिव मार्किंग। अगर आपका एक सवाल सही आता है तो उसके लिए आपको मिलता है 1 मार्क, और सवाल अगर गलत होता है तो उसके लिए पेनाल्टी होती है 1/4, मतलब आपका 0.25 मार्क्स जो वो कटता है। अगर एक सवाल आपका गलत होता है तो उसके लिए पेनाल्टी होती है निगेटिव मार्किंग, उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द 0.25 मार्क आपका कटेगा, राइट। सर अभी इसमें हम लोगों ने और भी एक बात ही सुनी थी कि वो है सेक्शनल कट ऑफ, ये भी कुछ होता है। यस, कट ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझाइए सर। जैसे कि मैं अगर बोलता हूं कि 50 सवाल रीजनिंग के पूछे गए या फिर 50 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे गए हैं, तो इसमें कट ऑफ मान लीजिए अभी 7 मार्क्स का लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 में से आपको कम से कम 7 मार्क्स जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आने ही चाहिए। अब मान लीजिए इंग्लिश का कट ऑफ हम लोगों का होता है 5 मार्क्स, मैं फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं, और ये कट ऑफ जो है ना वो कैटेगरी वाइज वैरी होता है। ये कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज वैरी होता है। जैसे एससी एसटी के लिए अलग लगता है कट ऑफ, एससी एसटी के मान लीजिए ये ओपन का कट ऑफ है तो एससी एसटी का हो सकता है 5 मार्क का ही कट ऑफ लगे। 5 मार्क का कट ऑफ, ये कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको 50 में से मिनिमम 7 मार्क्स वहां पे मिलने ही चाहिए तभी आप पास हो। ओके सर, ऐसे हुआ कि यहां पे मुझे ज्यादा मार्क्स है, यहां पे ज्यादा मार्क्स है और यहां पे 7 मार्क्स नहीं मिले तो आप फेल हो, समझ रहे हो सर। फिर इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ, मतलब हर सब्जेक्ट में कि क्वांट में आपको मिनिमम 7 मार्क्स मिलने चाहिए, कट ऑफ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, इंग्लिश में मुझे मिनिमम 5 मार्क्स मिलने चाहिए, कट ऑफ। रीजनिंग में मुझे मिनिमम 7 मार्क्स मिलने चाहिए, कट ऑफ। और ओवरऑल मुझे 50 मार्क्स मिलने चाहिए, ये रहा ओवरऑल कट ऑफ। इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ, इसको बोलते हैं ओवरऑल कट ऑफ, राइट। कि आपको मिनिमम 7 मार्क्स रीजनिंग में चाहिए, मिनिमम 5 मार्क्स इंग्लिश में चाहिए, मिनिमम 7 मार्क्स आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चाहिए, और ओवरऑल आपको तीनों मिला के कम से कम 50 मार्क्स चाहिए। तो ये हुआ ओवरऑल कट ऑफ, ये हुआ सेक्शनल कट ऑफ। तो ऐसे हम लोगों को सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना पड़ता है और हम लोगों को ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना ही पड़ता है। हम लोग अगर प्री पास हो ही जाते, मान लो अभी हम लोग प्री पास हो चुके हैं, ओके, और बच्चों आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली पीडब्ल्यू को अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हो, पीडब्ल्यू के साथ में अगर आप देख रहे हो, क्योंकि पीडब्ल्यू ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक इंस्टीट्यूट है। मैं इतने सालों से इतने सारे इंस्टीट्यूट देख चुका हूं, लेकिन पीडब्ल्यू की तरह स्टूडेंट सेंट्रिक इंस्टीट्यूट ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। सो पीडब्ल्यू के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो फिर हम लोग होते हैं मेंस के लिए क्वालिफाई। इसका रिजल्ट जो है एग्जाम खत्म होने के बाद एक 15 से 20 दिन में आता है, राइट। मान लीजिए इस साल की एग्जाम जो है ना नवंबर में है, नवंबर में जब भी एग्जाम खत्म होगा वहां से एक 15 to 20 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आने के बाद फिर होता है मेंस। अब मेंस इसका मीडियम क्या होता है सर, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से आप एक कोई भी चूज कर सकते हो, राइट। अब आईबीपीएस एएफओ का मेंस का एग्जाम जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं वो क्वालिफाई। सर फिर एक बच्चा है जिसको सर ना 99 स्कोर आया, 125 में से ना सर उसको 99 स्कोर आया, एक बच्चा है सर 50 स्कोर आया और कट ऑफ जो है वो 49 का है, तो दोनों बच्चों सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप दिमाग में डाल दीजिए, सर प्री का स्कोर फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सर एक बच्चे को स्कोर है प्री में 99, दूसरे बच्चों को है 50 और कट ऑफ जो ओवरऑल कट ऑफ ये 49 का है, तो दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई है, बस दैट्स इट। यहां से इस मार्क के ऊपर, इस प्री के मार्क्स के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। सर फिर फाइनल सिलेक्शन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन मेंस स्कोर। समझ रहे हो आप कि मेंस का स्कोर आपका क्या रहेगा और इंटरव्यू का क्या स्कोर रहेगा, उसके ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड रहेगा। सर कैसे ये भी बता दीजिए। देखो बेटा, मेंस आईबीपीएस एएफओ मेंस के बारे में हम लोग देखें तो टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स 60 और ड्यूरेशन मिलेगा हम लोगों को 45 मिनट्स। अब इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, हां इसमें भी 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। एक सवाल सही आए तो 1 मार्क और गलत हो तो -0.25 मार्क्स। इस हिसाब से हम लोगों का ये सारी हिसाब से चीजें चलती है। सर अभी आपने बोला कि सर प्री में बहुत ज्यादा मार्क्स भी मिले तो भी क्वालिफाई हो रहे हैं और मीडियम मार्क्स भी मिले तो भी हम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, फिर हम लोगों ने प्री का ज्यादा एग्जाम का स्टडी क्यों करना चाहिए? करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हर साल प्री का कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए प्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करनी है।
मैंने आपको एक चीज शुरू में ही बोली थी कि प्रिपेयर फॉर द सिलेबस एंड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन। क्यों? बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, सर मैं डायरेक्टली एएफओ की एग्जाम दूंगा, मैं बीच में आने वाली कोई आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम नहीं दूंगा, मैं और कोई पीओ की एग्जाम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली एएफओ की एग्जाम दूंगा। ऐसे मत करो। भले आप पीओ की एग्जाम फेल हो जाओ, भले आप क्लरिकल की एग्जाम फेल हो जाओ, लेकिन वो एग्जाम फीवर आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस तरीके से होती है, एग्जाम हॉल में कैसे लगता है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होने के लिए आपको उससे पहले भी आने वाले सभी एग्जाम हम लोगों को देने, भले हम लोगों को कुछ आए ना आए, बट वो एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट की जाती है इसको फैमिलियर होने के लिए हम लोगों ने सभी एग्जाम देनी चाहिए। ओके तो आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा, क्या चेंजेस हो रहे हैं ये भी पता चलेगा, और हम लोगों को जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो सच में एग्जाम में आता है नहीं आता है ये भी हम लोग टैली कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एएफओ नॉट फॉर ओनली फॉर एग्रीकल्चर, मैं पूरे एएफओ के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। ओके तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। सर हम लोगों ने प्री का समझ लिया, प्री क्वालिफाई करने के बाद हम लोग मेंस के लिए जाते हैं और उसके बाद जो कंडक्ट होता है दैट विल बी द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में सर जैसे आपने बोला कि सर प्री में इंग्लिश और हिंदी दोनों चलता है, मेंस में इंग्लिश और हिंदी दोनों चलता है, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? ये डिपेंड करेगा पैनल के ऊपर कि आप कौन से रीजन में जा रहे हो, राइट? आप अगर महाराष्ट्र रीजन में आ रहे हो तो यहां पे मराठी में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू पंजाब में है तो पंजाब में आपको पंजाबी में भी हो सकता है इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। सो दैट इज नॉट अ बैरियर फॉर द इंटरव्यू। सर अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा एएफओ का ये भी बता दीजिए। जैसे एएफओ का फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम तो चाहिए इंटरव्यू के लिए मेंस में। तो मेंस में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो टोटल मार्क्स से मिनिमम 40% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मिलने चाहिए। एंड एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब फिजिकली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं, है ना, तो उन बच्चों को मिनिमम 35% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर द इंटरव्यू, राइट? सर अभी फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा ये भी बता दीजिए। इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा, जैसे जैसे मेरे वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। अब द थिंग इज दैट कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? सर प्री एग्जाम क्वालिफाइंग है, ध्यान में रखिए क्वालिफाइंग है। मेंस एग्जाम में आपको जितना भी स्कोर आता है उसके नियर अबाउट 80% मार्क्स, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए तो इंटरव्यू के जितना भी स्कोर आपका आता है उसके 20% मार्क्स। इन दोनों चीजों के मिला के आपको फाइनल स्कोर कंसीडर किया जाता है कि मेंस में जितना भी स्कोर आपका होगा उसके 80% एंड इंटरव्यू में जितना स्कोर होगा उसके 20%, इस हिसाब से स्कोर कंसीडर किया जाता है और उसका एक फाइनल स्कोर आता है। सर जैसे कि मुझे अगर ऐसा हो कि 60 में से मुझे मेंस में सर 40 मार्क्स मिले, राइट, और यहां पे मुझे जो स्कोर आया था वो आया था मान लीजिए 80 स्कोर, 100 मार्क का इंटरव्यू होता है तो उसमें मुझे 80 मार्क्स मिले हैं सर, तो इस 40 के 80% एंड 80 के 20% इस हिसाब से आपका फाइनल स्कोर आएगा। आप समझ रहे हो कि आपको मेंस में जितना भी स्कोर आ रहा है उसके 80% निकालना है और इंटरव्यू में जितना भी स्कोर आ रहा है उसके 20% निकालना है। ये फाइनली जो कैलकुलेट होगा ये होगा आपका फाइनल स्कोर। अब जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम में फॉर्म फिल करते समय हम लोगों को बैंक का प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो बैंक का प्रेफरेंस जब भी पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने पंजाब नेशनल बैंक को प्रेफरेंस दिया है तो आपका मार्क्स कैसे है, आपका स्कोर कैसा है, उस हिसाब से आप क्वालिफाई कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, तो उस हिसाब से फिर आपको बैंक का प्रेफरेंस पूछा गया था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे। तब हम लोगों को पता चलता है कि हाँ मुझे पीएनबी मिल गया क्योंकि मेरा स्कोर ज्यादा था, मेरा स्कोर थोड़ा कम था तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया का भी सेकंड मेरा ऑप्शन था तो मुझे सेकंड ऑप्शन मिल गया। तो इस हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होता है बेटा। अब तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म देखे, जितना भी देखा है मैंने, आज तक इतने डिटेल में एएफओ के बारे में किसी ने भी बोला नहीं है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपके एएफओ के प्रिपरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सर मेरा सिलेक्शन कौन से बैंक में हो सकता है? बीइंग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, कौन से बैंक है जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को हायर करते हैं? तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक, ये 11 बैंक जो है पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, ये एएफओ की पोस्ट के लिए हायरिंग करते हैं। सर व्हाट अबाउट द एसबीआई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इस एएफओ पोस्ट की जगह एसबीआई में एग्री असिस्टेंट इस पोस्ट को लॉन्च किया है, जिसकी लास्ट रिक्रूटमेंट थी 2016 में। उसके बाद एसबीआई ने एग्री असिस्टेंट की वैकेंसीज फिर से नहीं निकाली है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद का रिक्रूटमेंट अलग से कंडक्ट करवाता है। आईबीपीएस जो भी कंडक्ट करवाएगा ये इन 11 बैंकों के लिए करवाएगा, राइट? ये जो 11 बैंक है इसके लिए एएफओ की पोस्ट वैलिड रहती है। यहां पे एसबीआई खुद का रिक्रूटमेंट अलग से करता है, इसलिए ऐसे कभी नहीं होता है कि आपने एएफओ का एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन एसबीआई में हुआ, क्योंकि एसबीआई खुद का अलग से रिक्रूटमेंट करता है। समझ रहे हो आप? ओके देन अभी आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बेटा आपके जो कुछ भी डाउट भी रहेंगे ना, आप इस लेक्चर के बाद आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं वहां पे भी सॉल्व करवा दूंगा। अदरवाइज
मैं उस पर अलग से भी वीडियो बना दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो ये तो समझ में आ गया। सर व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं। व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन कि कौन सी डिग्री है एएफओ के लिए क्वालिफाइड, या फिर एएफओ के लिए सर कौन सी डिग्री एलिजिबल है। द फर्स्ट थिंग इज दैट एग्रीकल्चर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। 4 इयर्स प्रोफेशनल डिग्री है, बच्चा ध्यान में रखिए, 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। सर मैंने ना फूड टेक्नोलॉजी किया, वो 3 साल का ही था, राइट। सो आप कुछ गलत समझ रहे हो बेटा, आपको कंपलसरी 4 साल की डिग्री चाहिए। तो एग्रीकल्चर 4 ईयर डिग्री, या फिर हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री चलता है, ध्यान में रखिए बेटा। बहुत सारे बच्चे जो एनिमल हस्बेंड्री को प्रिपरेशन करते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री में उनकी डिग्री होती है, उनको ये पता ही नहीं कि वो एएफओ का एग्जाम भी दे सकते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, सर क्यों बता रहे हो। एग्रीकल्चर वाले बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आप बाकी लोगों को क्यों जगा रहे हो, सर वो भी एग्जाम में आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। नहीं बेटा, वी आर एग्रीकॉस, हम लोग एग्रीकॉस है। हम लोग ना खुद का फायदा नहीं देखते, हम किसान के बेटे, हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई ये भी कैसे ग्रो होए, ये भी कैसे उनका करियर बनाए, हम लोग ये सोचने वाले बच्चे हैं, राइट। तो चलते हैं, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पाइसिकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, उसके बाद कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, ये मैं डिग्रियों के नाम बोल रहा हूं, ये मैं डिग्रियों के नाम बोल रहा हूं, मैं सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, राइट। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी एक बात आप और सुन लीजिए बेटा, आपको जो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के मेंस के लिए 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारी डिग्रियों से पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आपको कि सर एएफओ का कोई डिटरमाइंड या फिर फिक्स सिलेबस नहीं होता, इसका रीजन वैसे ही है क्योंकि इतनी सारी डिग्रियों से आपको पढ़ना पड़ता है। सर क्या आप इतनी सारी डिग्रियों को कवर कर पाएंगे हम लोग? यस, कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना कॉम्प्रिहेंसिव हिसाब से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को बहुत सारा पढ़ लिया, एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करना है। एग्जाम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं आखिर में बोलूंगा। चलो, तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी, फाइसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्री फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट मतलब एबीएम, इसके बाद आता है फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर एंड फिशरी इंजीनियरिंग। इतनी सारी डिग्रियां क्वालिफाइंग है। सर व्हाट अबाउट माय ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन 4 साल से है सर, और ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। क्या मैं एएफओ के पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? तो हां, आप एएफओ के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। क्या सर मैं आरआरबी स्केल 2 ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल हूं? तो हां, आप आरआरबी ग्रामीण बैंक जो है वो स्केल 2 ऑफिसर को सिलेक्शन करता है। जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने 2 साल कहीं कंपनी में या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ काम किया है, उन बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस जो ग्रामीण बैंक होता है वो अलग से सिलेक्ट करता है, स्केल 2 ऑफिसर करके सिलेक्ट करता है। तो उस एग्जाम के लिए ये सारी डिग्रियां एलिजिबल है, एएफओ के लिए भी ये सारी डिग्रियां एलिजिबल है। ओके सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो थोड़ा समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर व्हाट इज द एज क्राइटेरिया। मेरा एज सर 42 है, क्या मैं अभी एएफओ के लिए एलिजिबल हूं? तो नहीं भैया, बराबर है, आप अभी बहुत कम चीजों के लिए एलिजिबल हो, बहुत कम चीजें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो एज क्राइटेरिया में सबसे पहले मिनिमम 20 ईयर्स का एज होना चाहिए। सर मैं 19 साल का हूं, क्या मैं एएफओ बन पाऊंगा? नहीं बेटा, आपकी डिग्री नहीं हो रही है। सर मिनिमम एज 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट है उनके लिए 10 इयर्स। सर मैं 1984 के राइट्स में आता हूं तो 5 इयर्स। इस हिसाब से आपको एज क्राइटेरिया होगा। ओके, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर आपने बोला था कि वो सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम दे सकते हो। तो और कौन से एग्जाम है? फर्स्ट आईएफएस, यूपीएससी, इफको, क्रिफको, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसको बोलते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सारी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो। अब इसमें से कुछ एग्जामिनेशन है जिसके लिए सिर्फ एग्रीकल्चर एलिजिबल होता है, बाकी और अदर अलाइड जो ब्रांचेस है वो उतनी एलिजिबल नहीं होती है। ओके, सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका एड अभी ऑन है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्री असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड बी, नाबार्ड में असिस्टेंट, एफएसएसएआई, आरआरबी में स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब स्केल 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आईबीपीएस एएफओ। इस कॉमन सिलेबस के बेसिस पे आप इन सारी एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी और आपका व्यू चेंज करने वाला ये वीडियो है। सर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करूं ये भी बता दीजिए। अब
अब मुझे यह पता चल गया सर कि एएफओ क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सर मुझे अभी यह भी पता चला एज क्राइटेरिया क्या है। सर मुझे यह भी पता चला कि एग्जाम में प्री क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा, इसलिए मुझे एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर मुझे प्रिपरेशन अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है। मुझे प्री का तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन एग्रीकल्चर या फिर मेंस के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी प्रिपेयर कैसे करूं। सो प्रिपेयर फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी जितना भी मैं 2015 से एएफओ के एग्जाम्स को लिए देख रहा हूं, हमेशा मैं एग्जाम्स के लिए देखता हूं, एग्जाम एनालिसिस करता हूं, एग्जाम खुद देता हूं, देखता हूं। इन बेसिस पे, इस बेसिस पे मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। एग्रीकल्चर के बारे में अभी मैं बोल रहा हूं। ओके सर, मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, एग्रीकल्चर मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं कैसे करूं। सो प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, तब आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो बेटा, अब तक आपने जो लिखा है, अब तक आपने जो एग्रीकल्चर को समझा है, दैट विल बी द कंप्लीट डिफरेंट थिंग। और अभी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जब तक आपको उस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आप एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि आपको एएफओ में जब भी सवाल पूछे जाते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बहुत कम पूछते हैं, वो घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं। तो जितना भी घुमाओ, अगर हम लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, राइट। सर ये टैकल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर वाला पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे आपको एग्रीकल्चर वाला उस हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करने वाला है। आप बस यहां पे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। अब हम लोग देखते हैं कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट स्कीम एंड एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स एंड जनरल एग्रीकल्चर, इन तीन ही चीजों में सारी बातें आ गई है। सर कैसे, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ या फिर डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले यह भी समझ लेते हैं सर व्हाट अबाउट द वैकेंसीज। सर बहुत से लोग मुझे ना ये कहते हैं कि सर वैकेंसीज आने वाली है, इस साल वैकेंसीज आने वाली है। सच में एएफओ की वैकेंसीज होगी इस साल? कैसे होगी? आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि सर एएफओ की वैकेंसीज आने वाली है? पिछले कुछ सालों के एनालिसिस आप बता सकते हो? तो हाँ, डेफिनेटली बता सकता हूं बेटा। 2019 में 800 प्लस वैकेंसीज थी, 2020 में 600 प्लस वैकेंसीज थी, 2020-21 में 884, राइट, इतनी वैकेंसीज थी। सर ये क्या लिखा है, बताता हूं। 2023 में 554 वैकेंसीज थी और 2025 में 346, मतलब 346 इतनी वैकेंसीज थी, लास्ट ईयर की वैकेंसीज। अब बच्चों होता क्या है ना, लास्ट 2 इयर्स की मैं बात बोल रहा हूं आपको। इससे पहले क्या होता था ना कि एएफओ का एडवर्टाइजमेंट जब भी कभी आता था तो वो बहुत लेट, मतलब नियर अबाउट वो दिवाली के आसपास वो आता था। अब एएफओ का जब भी आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, वो जून जुलाई में आया हुआ आपको दिखेगा, जून जुलाई में। मतलब एएफओ का नोटिफिकेशन जून जुलाई में ही आने वाला है, राइट। अब जून जुलाई में हम लोगों को नोटिफिकेशन अगर दिखेगा, उस टाइम में वो 11 बैंकों में से जितने भी बैंक है जिनको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कंफर्म चाहिए, ऐसे बैंक रिपोर्ट करते, वो आईबीपीएस के पास रिपोर्ट करते कि हम लोगों को, मान लीजिए अभी पंजाब नेशनल बैंक, उनका कहना है कि हम लोगों को 300 एएफओ चाहिए। तो वो क्या करेगा ना, एएफओ को बोलेगा या फिर आईबीपीएस को बोलेगा, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो बोलेगा हम लोगों को 300 एएफओ चाहिए। अब इन्होंने बताया कब, मई में या फिर जून में आईबीपीएस को बता दिया है, राइट। आईबीपीएस को बोल दिया इन्होंने कि हम लोगों को अभी से, हम लोगों का प्लानिंग है, फुल प्रूफ प्लानिंग है कि हम लोगों को एएफओ चाहिए और 300 एएफओ चाहिए। अब बाकी बैंक कंफ्यूज्ड है कि बाकी बैंकों को ये पता ही नहीं है कि अभी एएफओ के वैकेंसीज कब, मतलब हम लोगों को चाहिए एएफओ, नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो फिर बाकी बैंक क्या करते हैं ना, आईबीपीएस पूछता है हर बैंक को कि आपको कितने एएफओ चाहिए, लाइक आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो कुछ बैंक का जो है ना वो बता दी थी कि जैसे पीएनबी ने बता दिया है, आप पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट निकाल के ये सारी चीजें क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मान लो पीएनबी ने बोल दिया मुझे 300 वैकेंसी चाहिए, अब इन्होंने पूछा बैंक ऑफ इंडिया से कि आपको कितने एएफओ चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया ना अभी कंफ्यूजन में है कि सर मुझे अभी तक ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे एएफओ कितने चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया का बोलता है कि अभी मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, और उसके सामने लिख के आता है एनआर, मतलब नॉट रिपोर्टेड। अभी कोई बैंक ऐसे भी होता है जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम लोगों को एएफओ नहीं चाहिए, तो वो वैकेंसी देता है 0। अब इन तीन चीजों के बारे में आप लोगों को मतलब समझना है। फर्स्ट थिंग, पीएनबी को उनका कहना है स्ट्रिक्टली कि यस हम लोगों को 300 एएफओ चाहिए, आप दे दीजिए, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और हम लोगों को 300 एएफओ दे दीजिए। सेकेंड थिंग, बैंक ऑफ इंडिया अभी कंफ्यूजन में कि सर हम लोगों को एएफओ चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ एएफओ कितने चाहिए हम लोगों को कंफ्यूजन है, तो हम लोग अभी रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग बाद में रिपोर्ट करेंगे, आपको आप प्रोसेस करवा लीजिए, हम लोग बाद में रिपोर्ट करते हैं। थर्ड थिंग, सीबीआई इनका क्लियर कट है भैया कि हम लोगों को एएफओ नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उन्होंने वैकेंसीज दी 0। अब इस 300 वैकेंसीज के बेसिस पे आईबीपीएस पूरा प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है,
अभी क्या होगा, वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो कट ऑफ हाई जाएगा। अब जैसे ही प्री एग्जाम खत्म होता है तो बैंक ऑफ इंडिया को भी लगता है कि चलो हम लोगों को कुछ एएफओ चाहिए थे, हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि प्री एग्जाम खत्म होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है कि यस हम लोगों को 100 एएफओ चाहिए। अब टोटल वैकेंसीज हो गई 400। समझ रहे हो आप कि 300 पीएनबी की 100 एएफओ चाहिए थे बैंक ऑफ इंडिया के, और भी कुछ बैंक का रिपोर्ट करते हैं तो वो बैंक अभी और 100 वैकेंसीज और बैंक का, ऐसे करके ये वैकेंसीज बाद में इंक्रीज हो जाते हैं। अब जो बच्चे प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे लेकिन मेंस में तो बच्चे 300 के हिसाब से गए थे। अब दिक्कत यह हो रही है कि 300 नहीं, वैकेंसीज ही अभी बढ़ चुकी है, तो इंटरव्यू के लिए फिर ज्यादा का रेशो या फिर ज्यादा बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। इसलिए हम लोगों को प्री एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। समझ रहे हो बात को? भले ही प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई लेकिन प्री को भी हम लोगों को उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री एग्जामिनेशन वो रिपोर्ट करते हैं, एनआरब लिखते हैं और आफ्टर कंप्लीशन वो रिपोर्ट करते हैं। आप एक बार पिछले साल का नोटिफिकेशन निकाल के देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं वो है या नहीं है। www.ibps.in इस वेबसाइट पे जाके आप ये दे सकते हो। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए हम लोगों को प्री को भी उतने ही डिटेल में पढ़ना है, मेंस को भी उतने ही डिटेल में पढ़ना है, और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए तो आप टेंशन ही मत लीजिए, मैं हूं यहां पे बैठा हुआ भैया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए 2021 में जब वैकेंसीज आई थी तो 884 इतनी वैकेंसीज थी, बट जब फाइनल सिलेक्शन हुआ उस टाइम में 1266 इतनी वैकेंसी एक्चुअल फिलअप हुई है। अब लास्ट टाइम का एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम लोग, जून जुलाई में नोटिफिकेशन आया था जब वैकेंसी थी 346, राइट, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुए तो द वैकेंसीज वाज 946। इसका मतलब बहुत सारे बैंकों ने आफ्टर प्री या फिर सारी चीजें होने के बाद अपना रिपोर्टिंग दिया, और बहुत सारे बच्चे 946 वैकेंसीज को फिर हम लोगों ने उस टाइम में क्वालिफाई किया। तो वैकेंसीज कितनी भी आए, जून जुलाई में वैकेंसीज कितनी भी दिखे, फाइनल वैकेंसीज जो है ना वो सबसे आखिरी में देखनी पड़ेगी। और हम लोगों को चाहिए क्या भैया, वैकेंसीज कितनी भी रहे, मुझे तो एक सीट चाहिए बस, दैट्स इट, बात खत्म। चलो, तो वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसीज आने वाली है, अच्छे आने वाली है। सर इस साल वैकेंसीज आई, इसकी क्या गारंटी? तो www.ibps.in इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अगर वैकेंसीज आने वाली है तो एक बात बोल ही दीजिए सर कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एएफओ का एग्जाम होने कब वाला है। तो इस साल एएफओ का एग्जाम होने वाला है 22 या फिर 23 नवंबर को, 22 या 23 नवंबर को हम लोगों का प्री एग्जाम होने वाला है। और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनकी मेंस एग्जामिनेशन 4 जनवरी 2026। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दिन को याद रखना कि इस दिन को हम लोगों को मचा देना है, इस दिन को हम लोगों को देखना है। सारी जो तैयारी चल रही है वो इस दिन के लिए चल रही है, राइट। तो प्री एग्जामिनेशन 22 या 23 नवंबर को आपका इस साल होने वाला है एएफओ का। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट 4 जनवरी 2026 को हम लोगों का मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद होगा इंटरव्यू, और 1 अप्रैल 2026 में जो गुलाल है, समझते हो आप गुलाल को, है ना, पिंक कलर का गुलाल, वो गुलाल जो है वो हमारे ऊपर आके, मतलब जब सेलिब्रेशन करते हैं ना, वो जो हम लोग चीज फेंकते हैं गुलाल, राइट। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग। तो वो गुलाल जो है ना वो हमारे पूरे बदन पे लगना चाहिए 1 अप्रैल 2026, यही टारगेट हम लोगों को रखना है। सर ये तो सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई है, अभी आप थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि व्हाट अबाउट द सैलरी। सैलरी बैंक में बहुत अच्छी होती है, ये बात मैं नहीं बोलूंगा उतना, 65 to 75,000 आपकी सैलरी होती है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिल जाते हैं, लाइक कि अलाउंसेस के बारे में हम लोग बात करें, टेलीफोनिक बिल अलाउंस होता है, मतलब सैलरी छोड़ के एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है, आपको घर में रहने के लिए या तो बैंक घर देता है आपको, या फिर आपको उसके बदले में उसका जो रेंट होता है वो बैंक ही प्रोवाइड करती है। गाड़ी में पेट्रोल आपके डलवाती है बैंक, 65 लीटर्स के आसपास आपको बैंक जो है वो पेट्रोल के अलाउंसेस आपको देती है, वो पैसे आपके अकाउंट पे क्रेडिट करती है। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको बैंक देती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैंक जो आपको देती है, जो आपके फैमिली को देती है, या फिर एएफओ की पोस्ट आपको जो देती है, आपके फैमिली को जो देती है, वो है सेटिस्फैक्शन। आपके पिता अगर मजदूर हो और खेत में काम कर रहे तो वो एक ही सपना अपने दिमाग में लेके घूमते हैं कि मेरा बच्चा कभी ना कभी अफसर बनेगा, और शायद 1 अप्रैल 2026 ये दिन मेरे बच्चे का होगा, वो अफसर बनेगा, वो एएफओ बनेगा, वो बैंक में एएफओ बनेगा, और उस दिन मेरा काम करने का, शायद इस तरीके से काम करने का वो मेरा आखिरी दिन होगा। जब मां अपने चूल्हे में हवा फूकती है,
उस समय में उसके दिमाग में, उसके आंखों से ओझलने वाले जो आंसू होते हैं, उस आंसू में हम लोगों को उसके ममता के साथ कुछ अपेक्षाएं भी दिखती है कि मेरी मां वहां पे चूल्हा जला रही है। उसके आंखों में आने वाले वो ममता के जो आंसू है, वो आंसू में हम लोगों को देखना चाहिए कि वो देख रही है 1 अप्रैल 2026, उस दिन मेरा बच्चा एएफओ बनेगा, अफसर बनेगा। एक बहन अपने हाथ पे, अपने भाई के हाथ पे इस साल कलाई पे उसके राखी बांध रही है। 1 अप्रैल 2026 के बाद में उस बहन को यह सपना हम लोगों को साकार करके बताना है कि मेरा भाई, मैं मेरे भाई के उंगली के ऊपर या कलाई के ऊपर मैं राखी नहीं बांध रही हूं, मैं मेरे भाई के साथ साथ एक अफसर के हाथ पे या फिर मेरे एक अफसर के मेरे हाथों पे मैं राखी बांधने जा रही हूं। तो यह भी सपना उसका होगा। ये सपना पूरा करने के लिए, मतलब मैं इसीलिए बोलता हूं कि एएफओ इट इज नॉट एन एग्जामिनेशन, इट इज एन इमोशन। बेटा इमोशंस क्यों है? क्योंकि ये इमोशंस हमारे साथ साथ, हमारे पोस्ट के साथ साथ हमारे फैमिली के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो नॉट सिर्फ फॉर द सैलरी, बट ये इमोशंस के लिए हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब सर ये तो बात हम लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन आप इन शॉर्ट थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी कुछ बताएंगे हम लोगों को कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। आपको एक फाउंडेशन, जब भी हम लोग इस बैचेस को या फिर यूट्यूब सेशंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उस टाइम में हम लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, बट हम लोग इस तरीके से भी एक बार इन शॉर्ट एक हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उसको हाईलाइट की तरीके से एक बार कौन से सब्जेक्ट और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में एक बार बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। राइट, तो डिटेल सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाता है एएफओ के मेंस के एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको पूछा जाता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में जैसे आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन, उसका प्रोडक्शन कहां पे ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी कहां पे ज्यादा होती है, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आई विल गारंटी इट कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं आऊंगा, बराबर है क्या, जब भी मैं आऊंगा तो आपको एक ही चीज याद रहेगी कि बस सर आपने पढ़ा दिया। बाद में मैं आपको यही बोलूंगा कि बच्चा एक बार आपने पढ़ लिया, मेरे से पढ़ लिया, आप भूल के बताओ, आप भूल के बताओ मुझे कि सर ये मुझे अभी याद नहीं है। राइट, सो बताने की मतलब जो मैं कुछ बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन, व्हीट, राइस, शुगर केन, लाइक टिलेज, इरिगेशन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप कल्टीवेशन के कुछ टर्म्स है, मेट्रोलॉजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट वीड्स है। तो एग्रोनॉमी में इन सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सर सिर्फ इतना ही पढ़ना है नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी पढ़ना है। मैं इन शॉर्ट आपको जो सिलेबस है या फिर ओवरव्यू है या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है उसका एक ओवरव्यू मैं सिर्फ आपको देने जा रहा हूं। राइट, तो एग्रोनॉमी में ये सारी चीजें, इसके साथ बहुत सारी चीजें, अपग्रेडेड चीजें हम लोगों को पढ़नी है। और सर सेकंड पोर्शन है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में तो बहुत ज्यादा, अब तक एएफओ में सबसे ज्यादा सवाल अगर कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हो, सर ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता रहे हो? क्योंकि बहुत सालों से मैं एग्जाम दे रहा हूं, देख रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको ये बोल रहा हूं। राइट, तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्ट जो है मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बेसिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, उसके बाद में हाउसिंग मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक सेंसस, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। अब लाइफ स्टॉक में और क्या चीज आती है? तो लाइफ स्टॉक का एक सेकंड पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं पोल्ट्री। तो पोल्ट्री के बारे में सेम एएफओ में भी पूछा जाता है, आरआरबी में पूछा जाता है, नाबार्ड में पूछा जाता है, सारे चीजों में इसके सवाल पूछे जाते हैं। पोल्ट्री में उसके बेसिक टर्म्स, उसके इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, उसका हाउसिंग मैनेजमेंट, उसका केयर एंड मैनेजमेंट, उसका डिसीज मैनेजमेंट, उसके नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें, मतलब ये पूरा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। और क्या चीजें, जैसे लाइफ स्टॉक में और एक चीज होती है दैट इज द स्वाइन हस्बेंड्री। स्वाइन हस्बेंड्री में भी हम लोग बेसिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ स्वाइन, डिसीज मैनेजमेंट, केयर एंड मैनेजमेंट, हाउसिंग मैनेजमेंट, ये भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सर इतना ही पढ़ना पड़ेगा नहीं, मैं आपको सिलेबस का सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, पढ़ना तो बहुत डिटेल में, वो तो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सर और क्या चीज है? लाइक फिशरी, है ना, फिशरी के बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिशरी बारे में जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी, उसका करंट अफेयर्स, फिशरी का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये भी पूछा जाता है। फिश ब्रीड्स अलग अलग, उसके बाद श्रिम्प कल्चर के बारे में पूछा जाता है। करंट सिनारियो जो फिशरी का है उसके बारे में पूछा जाता है कि फिशरी कहाँ पे की जाती है, कैसे की जाती है, वर्ल्ड में, इंडिया में, इसका सिनारियो पूछा जाता है। फिश का प्रोटीन, इससे पहले कि टूना फिश में प्रोटीन पूछा गया था एग्जाम में। तो ये सारे सवाल जब भी मैं आपसे आप लोगों को इंटरेक्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो कौन से साल में कौन से सवाल पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। राइट, फिशरी छोड़ के सर और क्या पूछा जाता है? जैसे सॉइल साइंस, सॉइल साइंस के बारे में पूछेंगे आपको। सॉइल साइंस के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा? तो सॉइल साइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा जैसे रॉक एंड मिनरल्स हो, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस हो, रॉक एंड मिनरल्स हो, सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स इन इंडिया है,
उसके बाद ये सारी चीजें सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो इन सारी चीजों के बारे में सॉइल साइंस में आपको पूछा जाएगा, हम लोग पूरा डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। और क्या चीजें हैं सर? हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको मैडम भी पढ़ाएंगे। तो हॉर्टिकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे हम लोगों को फोकस करना है। जैसे डीनेवलिंग इज द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉलोड इन विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन पे हम लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद उसके पीएच, टेम्परेचर, ये कैसे याद करने मैम आपको पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कौन से कंट्री में क्या इंपोर्ट होता है, कौन से कंट्री में क्या एक्सपोर्ट होता है, ये सारी चीजें। नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, फिर उसमें पोमोलॉजी या फिर बाकी का फ्लोरिकल्चर है, ये सारी चीजें पूछे जाती है। हॉर्टिकल्चर के बाद और क्या पूछा जाता है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना, फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन, उसके बाद ट्रैक्टर, टिलेज के अलग अलग टाइप, ड्रॉट, इरोजन, ये सारी चीजें, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ग्रीन हाउसेस, उसके टाइप ऑफ इंजीन, ये सारी चीजें हम लोगों को पूछी जाती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। मतलब जितनी भी डिग्री है उसमें से कुछ सॉर्ट आउट करके हाईलाइट में आपको बोल रहा हूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये सिलेबस में हम लोग इन डिटेल देखेंगे। जैसे ही मान लीजिए मैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट करता हूं, तो मैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बोल दूंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राइट, चलो तो थोड़ा सा आगे जाते हैं सर। इसके साथ साथ क्या है? सीड टेक्नोलॉजी, है ना, प्रियंका मैम, शगुन मैम, राघवेंद्र सर, ये हम लोग पूरा टीम मिलके आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। सीड टेक्नोलॉजी में सीड प्रोडक्शन है, सीड क्वालिटी है, आइसोलेशन डिस्टेंस, सीड इंडेक्स, सीड क्लास, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, एग्जाम में क्या आता है, उस हिसाब से हम लोग ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। और सर क्या पूछा जाता है सवाल? जैसे प्लांट पैथोलॉजी, है ना, प्लांट पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि सर प्लांट पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स का पेपर पैटर्न हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 सवाल प्लांट पैथोलॉजी पे, 2-2, 3-3 सवाल एंटोमोलॉजी पे भी पूछे गए हैं। इसलिए एंटोपैथो, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है। सर सच में ऐसे सवाल आए थे। जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन से सवाल पूछे गए थे। राइट, सो डिफरेंट कंसेप्ट है प्लांट पैथोलॉजी के। जैसे मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पाउडरी मिल्ड्यू, राइट, पाउडरी मिल्ड्यू। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना था कि मतलब सवाल तो कोई भी पूछ ले कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, तो द पाउडरी ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, बराबर। अरे भैया लेकिन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पाउडरी का मतलब तो समझ गए हम लोग, पाउडर की तरह ग्रोथ है, लेकिन व्हाट अबाउट द मिल्ड्यू? ग्रोथ ऑफ पैथोजन इफ वी कैन सीन बाय आवर नेकेड आइज, अगर हम खुली आंखों से अगर कोई पैथोजन का ग्रोथ देख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं मिल्ड्यू, है ना। अगर सरफेस पे आता है तो पाउडरी, अगर डाउन सरफेस तो सरफेस पे आता है तो डाउनी मिल्ड्यू। सो मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है? तो हम लोगों को पढ़ना इस तरीके से है कि पाउडरी मिल्ड्यू, तो मिल्ड्यू मींस क्या? द प्लांट पैथोजेनिक ग्रोथ सीन बाय आवर नेकेड आइज, हमारी खुली आंखों से अगर हम लोग प्लांट पैथोजन की या बैक्टीरिया की या किसी की भी ग्रोथ हम लोग खुले आंखों से देख पा रहे हैं तो उसको हम लोग मिल्ड्यू बोलते हैं। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? पीलापन, है ना, येलोइंग ऑफ लीव्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोसिस। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे जाके, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है इसका। अब आगे जाते हैं एंटोमोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं, इनके ऑर्डर्स, इनके क्लास, इसके बाद में साइंटिफिक नेम, इंपॉर्टेंट जो भी पेस्ट है अलग अलग क्रॉप्स के, उनके डैमेजिंग स्टेज, ये भी पूछे जाते हैं एएफओ के एग्जाम में। और सर उसमें कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक एपीकल्चर, हनी बी के बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। एपीकल्चर है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मतलब टाइप, स्पेसीज ऑफ हनी बी, टाइप्स ऑफ बीज, बी प्रोडक्ट, एपियरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या पढ़ना है सर? सेरीकल्चर, है ना। आप लोगों को पीपीटी से ही पता चल रहा होगा कि किस लेवल की तैयारी इस टीम ने, इस पूरे पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला की टीम ने किस तरीके से तैयारी की है, बच्चों को किस हिसाब से प्लानर दिया है, ये सारी बहुत अच्छे से तैयारी पीडब्ल्यू के एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म ने की है, ताकि 1 अप्रैल 2026, ये बात याद रखना, उस दिन हम लोगों को हमारा रिजल्ट जरूर प्रोड्यूस करना है। ओके, सेरीकल्चर, उसके बाद में लैक कल्चर के बारे में भी पूछा जाता है। फॉरेस्ट्री के बारे में सवाल आते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा अब तक सवाल पूछे गए हैं। फार्म फॉरेस्ट्री, टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना, बाइनियल जो असेसमेंट होता है उसका, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं। तो फार्म फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री के बारे में भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद सर बॉटनी के सवाल आते हैं, थोड़े बहुत सवाल आते हैं बॉटनी के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ऐसे नहीं है। बॉटनी में सीड टेक्नोलॉजी भी है, बॉटनी में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग भी है, तो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के थोड़े बहुत एक दो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बॉटनी में सीड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद क्रॉप फिजियोलॉजी है। बॉटनी में इन चीजों पे ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। तो बॉटनी में और ये सारी चीजें। अब क्या सर? एक्सटेंशन में अलग अलग प्रोग्राम्स, लर्निंग प्रोग्राम्स है, उसके बाद कम्युनिकेशन
ये सारी चीजें पूछी जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सटेंशन में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम। एक्सटेंशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर पूछा जाता है, हाँ पूछा जाता है, उसमें पूछे जाते हैं स्कीम्स। तो एक्सटेंशन में ये सारी चीजें पूछी जाती है। और सर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कुछ पूछते हैं, है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पूछते हैं सर? हाँ पूछते हैं, जैसे यूटिलिटी, टाइप ऑफ मार्केट, उसके बाद प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है ना वो इकोनॉमिक्स में आती है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे है, किस चीज का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा हो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पे ज्यादातर पूछा जाता है। ये सारे सवाल इकोनॉमिक्स से हम लोगों को पूछे जाते हैं। ओके चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंस करके हम लोग अगर बताएंगे तो नाबार्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट स्कीम, पीआईबी न्यूज मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की न्यूज पूछी जाती है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पूछी जाती है, हॉर्टिकल्चर डेटा जो है मतलब एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से आने वाला जो डेटा है वो पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ सवाल मतलब आरबीआई के वेबसाइट से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये पूरा एक्सपीरियंस अभी तक जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं, देखे हैं, उस एक्सपीरियंस से मैं ये सारी चीजें आपको बोल रहा हूं। सर मुझे अभी क्या करना चाहिए, द लास्ट थिंग, मुझे अभी क्या करना चाहिए, उस दिन भी मैंने बोला था, फर्स्ट थिंग स्टार्ट योर लर्निंग। सेकेंड थिंग, जो आप पढ़ रहे हो सर मुझे सब कुछ आता है, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है ना। हर इंसान को बी स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा यही रहो, मुझे सब कुछ आता है, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट लर्निंग को स्टार्ट करो, सीखना शुरू करो, चाहे खुद से हो, कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से हो, कोई अच्छे टीचर से हो। हर टीचर अच्छा होता है बेटा, हर टीचर अच्छा होता है। हर टीचर को यही लगता है कि मेरा बच्चा पढ़े, बस मेरा बच्चा पढ़े और उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं उनसे पढ़ना शुरू कीजिए, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे रिसोर्सेस से पढ़ना शुरू कीजिए। मतलब आपने फर्स्ट थिंग तो लर्निंग किया, सेकंड थिंग उसको पढ़ना शुरू कीजिए, थर्ड थिंग कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको टेस्ट देना शुरू कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोगों को पता ही नहीं उसके एग्जाम में सवाल क्या पूछे जाते हैं, तो इसीलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस कीजिए, है ना, इलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कीजिए। फोर्थ थिंग, जो भी आपका गलत हो रहा है आप फ्रेंड सर्कल में या फिर टेलीग्राम्स में या फिर अलग अलग जगहों पे आप उसको डिस्कस कीजिए कि ये मेरा गलत क्यों हुआ भाई, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कम्युनिकेशन बढ़ाएगा। जब कम्युनिकेशन बढ़ाएगा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो, तो ये कीजिए। फिफ्थ थिंग, अगेन बुक को रीड करना है। क्यों? क्यों सर, टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, मुझे गलत लगा, मैंने फिर से पढ़ा, तो फिर मुझे पढ़ने का मेरा नजरिया बदल गया, मेरी सोच बदली है कि सर मुझे किस तरीके से पढ़ना है, राइट। उसके बाद सारे जो मेरी गलतियां हुई है, जो चीजें मैंने पढ़ी है उसको कंपाइल करना सीखिए। मान लीजिए एक बुक है, उसको आप रेफरेंस बुक की तरह यूज कर रहे हो, तो उस बुक में आप पेजेस चिपकाइए, उस पर जो कुछ भी नया आपको मिल रहा है वो लिख के रखिए। तो ये फाइनली ना आपकी एक बहुत अच्छे से नोट्स मिलेगी, एक फाइनली ना आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके पास एक कॉम्प्रिहेंस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ आपके खुद के नोट्स होंगे। एंड आफ्टर दैट मेक अ शॉर्ट नोट्स। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सभी एग्जाम के लिए फेस कीजिए, सभी एग्जाम दीजिए। आप सिर्फ मॉक टेस्ट, सर मैं तो बहुत मॉक टेस्ट देता हूं सर, मेरे पास बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट है, मत, वो तो देना ही है आपको, बट आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम के लिए जाना चाहिए, आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम देनी चाहिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम कैसे होती है। यस, सो डेफिनेटली आज के इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, है ना। तो फिर से आप सभी लोगों का मैं इस पीडब्ल्यू के एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। आप लोगों से बहुत जल्द टीचिंग में मुलाकात होगी, तब तो बहुत मजा आएगा भैया, है ना। तो बहुत जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ओके बेटा, चलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी रहना, एंजॉय करना और बहुत काम और नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू रखना। और याद रखना 1 अप्रैल 2026 इस डेट को कभी मत भूलना, क्योंकि उस डेट को हम लोगों को हमारे मां बाप के आंखों में खुशियों के आंसू देखने हैं, जिसकी कीमत कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी बात, उस चीज का, उस बात का, उस आंखों में से आने वाले आंसू का कीमत नहीं लगा सकता है। उन आंसुओं के लिए हम लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अरे